वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं आपकी डिमांड पर। आपने मुझे बहुत सारा मेल किया हुआ था और उन क्वेश्चंस के जवाब के बारे में आपने रिक्वेस्ट किया था। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं उसके सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं दूंगा। सीएमएसईडी कोर्स से संबंधित 12 ऐसे सवाल और जवाब हैं जिनका आंसर हर एक कैंडिडेट चाहता है। जो भी सीएमएसईडी कोर्स करना चाहते हैं उनके पास ये 12 क्वेश्चंस जरूर होते हैं और उन्हीं 12 प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। अब तक आपने बहुत से जवाब आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वे जवाब डाउटफुल होते हैं। आज मैं सभी एविडेंस के साथ, हर एक प्रमाणिकता के साथ आपको हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। आप एक ही वीडियो में हर एक चीज जान पाएंगे, समझ पाएंगे और कभी भी किसी भी तरह का डाउट आपके मन मस्तिष्क में नहीं रहेगा। तो देखो, कोई जो 12 क्वेश्चंस हैं वे क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चंस है सीएमएसईडी कोर्स की योग्यता क्या होनी चाहिए। अक्सर आप ये जानना चाहते हैं सीएमएसईडी कोर्स कहां से करें और क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं हमने कोर्स किया और फिर आगे इन फ्यूचर हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स हो जाए, हमें पता चले कि हमारा सर्टिफिकेट भी फेक है, पता चले कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक फर्जी इंस्टीट्यूट से मैंने कर लिया, फर्जी कॉलेज से कर लिया, अब तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सीएमएसईडी कोर्स करने में कितना समय लगता है, ये भी बात बताऊंगा। जो ऑथेंटिक टाइम है उसको मैं बताऊंगा। अब तक जितने लोग बता रहे हैं वह बिल्कुल ही परे है, यानी जो एक मानक है उस मानक से बिल्कुल हटके बात कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीएमएसईडी कोर्स की फीस कितनी होती है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कितनी फीस पे करनी होगी सीएमएसईडी कोर्स कंप्लीट करने के लिए। सीएमएसईडी कोर्स का सिलेबस क्या होता है यह भी चर्चा करेंगे। सीएमएसईडी कोर्स के बाद क्या आप डॉक्टर लिख सकते हैं, यानी यू आर ऑथोराइज, आप ऑथोराइज होंगे डॉक्टर लिखने के लिए आफ्टर सीएमएसईडी कोर्स। इसके बारे में भी बात करेंगे, एक्ट के अनुसार बात करेंगे, कानून के अनुसार बात करेंगे और जो लॉ है इंडिया का उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीएमएसईडी कोर्स के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। इसके बारे में भी पूरी डिटेल बताऊंगा, विद नॉर्म्स बताऊंगा, लीगल लॉ के अंतर्गत बताऊंगा कि क्या सच है और क्या गलत है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन और आपके दिमाग में घूमता है, क्या सीएमएसईडी कोर्स के बाद सीएमओ का एनओसी मिलेगा। सीएमओ का एनओसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने कंप्लीट कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं एनओसी ना मिले तो आप क्लिनिक ना खोल पाए। इस तरह के न जाने कितने डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। सारी बातों को क्लियर करूंगा, हर एक बात क्लियर करूंगा। क्या सीएमएसईडी वाले झोला छाप डॉक्टर कहलाते हैं, सीएमएसईडी वाले झोला छाप डॉक्टर कहलाते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आपने पूछे। क्या सीएमएसईडी वाले सुई लगा सकते हैं, इट मींस इंजेक्शन दे सकते हैं या नहीं, इसका भी तथ्य बताऊंगा। क्या सच्चाई है और क्या लोग अफवाह उड़ाते हैं। अब बात करेंगे जो अगला क्वेश्चन आपने पूछा था, क्या सीएमएसईडी वाले मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। जी हाँ, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। जितने भी आंसर होंगे आपके काफी पॉजिटिव आंसर्स होंगे, आप देखेंगे कि आपको हर एक चीज बहुत ही क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था, क्या सीएमएसईडी वाले शहरी क्षेत्र में क्लिनिक खोल सकते हैं। तो ये 12 तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक कैंडिडेट के मन मस्तिष्क में घूमता रहता है। अब एक एक करके मैं सबका जवाब आपको दे देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1, सीएमएसईडी कोर्स की योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर सीएमएसईडी आप करना चाहते हैं तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सीएमएसईडी कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए। यदि आपने 10वीं की पढ़ाई पास कर लिया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। सीएमएसईडी कोर्स यह एक मेडिकल कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें जो दूसरी योग्यता होती है, दूसरी एलिजिबिलिटी होती है, वो क्या होनी चाहिए। तो वह आपको जनरल इंग्लिश की जानकारी जरूर होनी चाहिए। यदि जनरल इंग्लिश की जानकारी है और आप 10वीं पास हैं तो सीएमएसईडी का कोर्स आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होगा, कम से कम ये जो कोर्स होता है ये 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल के अंदर आप इसको कोर्स को कंप्लीट करना होता है, जिसमें जो आपको पढ़ाई होती है वह 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। ठीक है। डिप्लोमा कोर्स, ये कोर्स क्या है,
CMS-ED कोर्स एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है। अगर आपसे ये बात किया जाए अगर कि CMS-ED कोर्स है वह किस प्रकार का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री मिलेगा, क्या चीज मिलेगा, तो डियर स्टूडेंट CMS-ED कोर्स जो है यह एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। ठीक है, आगे बात करेंगे। कोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वह आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स होती है, यानी हिंदी और इंग्लिश की अगर आपको जानकारी है तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको कोर्स मिल जाते हैं। अर्थात यदि आप एक ड्यूटी में भी हैं, आप प्रोफेशनल काम भी कर रहे हैं, कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं या किसी डॉक्टर्स के अंडर में काम कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं। यदि आप पूरा आपके पास टाइम है तो आप ऑफलाइन मोड में जा सकते हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो जो इसमें स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल से जरूर जुड़े होते हैं, वह किसी MBBS डॉक्टर के अंडर में उनके सुपरविजन में वर्क करते हैं। ठीक है, तो CMS-ED कोर्स क्या है कि एक तरह का यह प्राइमरी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ CMS-ED कोर्स में आपको कंप्लीट OPD मिल जाता है, अर्थात ये डायग्नोस मरीजों को देखना, उन्हें समझना और डॉक्टर किस तरह से दवा लिखते हैं और उसका कैसे हम पालन करें, कैसे हम उसे फॉलो करें, ये तमाम बातें आप सीख पाते हैं। तो CMS-ED कोर्स जो है एक बेहतर कोर्स है जो रूरल एरिया के लिए है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जहां पर इस कोर्स को करने के बाद आप मेडिकल सेवाएं दे सकते हैं। आप उन लोगों के लिए वरदान साबित होंगे जिनके पास आज भी मेडिकल की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। इंडिया देखा जाए तो पॉपुलेशन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब तक दूसरे नंबर पे आ रहा था, लेकिन अब यह पूरे विश्व में अब 1 नंबर पे आने लगा है। यानी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई लेकिन मेडिकल की सुविधाएं जस की तस बनी हुई है। इस दौर में CMS-ED एक वरदान की तरह सिद्ध होता है, साबित होता है। इसके स्कोप अच्छे हैं और यह एक बेहतर कोर्स है। इसे करने के बाद आप मेडिकल सेवाएं दे सकते हैं, लोगों का दुख दर्द दूर कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि CMS-ED कोर्स कहां से करें और क्यों। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है कि हमें कहां से करना चाहिए। भाई CMS-ED कोर्स कहां से करें, या आज बहुत से लोग जो है जो CMS-ED कोर्स करा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो फर्जी है, कहीं ना कहीं उनका जो कॉलेज है, उनका जो इंस्टीट्यूशन है, कहीं ना कहीं उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं फेक है, फर्जी है। अगर आप ऐसे जगहों से करते हैं तो आपको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स करने के बाद उनका संबंध आपसे तब तक ही रहेगा जब तक कि आप कोर्स कर रहे हैं, उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ही आपका कोर्स समाप्त होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद उनसे आपका कोई मतलब नहीं होता है। चाहे आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करें, वह हर जगह इनकार कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि हम CMS-ED कोर्स कहां से करें और क्यों। तो कहां से करने के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। अगर वह कॉलेज जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता हो, एक ऐसा कॉलेज जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उसे सॉल्व करने में आपके साथ खड़ा रहता है, शायद वह कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा। और लाइफ टाइम सपोर्ट करने वाले कॉलेज वही होंगे जो अप्रूव्ड हैं, वो कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा हमें लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है कि नहीं। कई जगह क्या होता है, मेंबरशिप के नाम पर भी काफी शोषण होता है और ये एक परेशानी का सबब बन जाता है। तो पहला पॉइंट हमेशा कंसीडर करिए, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है कि नहीं, लाइफ टाइम मेंबरशिप है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है ऑल इंडिया सपोर्ट, क्या पूरे भारत में CMS-ED कोर्स के लिए वह कॉलेज आपको सपोर्ट करती है कि नहीं। अब सपोर्ट करने का मतलब क्या है, सपोर्ट करने का मतलब कि आप जैसे ही अपनी सेवाएं देते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है कभी CMO के द्वारा या DI के द्वारा, तो क्या आपका कॉलेज पूरे मजबूती के साथ खड़ा होता है कि नहीं। क्या अगर आपके साथ कोई ज्यादती होती है तो वह एक्शन लेता है कि नहीं। तो यह भी आपको देखना है। इसमें मैं बताऊंगा कि वह कौन सा ऐसा कॉलेज है जो आपके साथ हर समय खड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पॉइंट्स होगा ऑल टाइम्स गाइडेंस, यानी पूरी लाइफ टाइम का गाइडेंस आपको मिल रहा है कि नहीं उस कॉलेज के लिए। देखिए एक बार आपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जब एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप परफेक्ट हो गए, आप अच्छे हो गए, आपको फिर उसके बाद सीखने की जरूरत नहीं है। पूरे लाइफ टाइम में
एक जो है मेडिकल हेल्थ वर्कर को या एक डॉक्टर को पूरी लाइफ टाइम सीखना होता है, नई नई चीजों को जानना, नई नई वर्कशॉप ज्वाइन करना, नई नई मेडिकल ट्रेनिंग कैंप को अटेंड करना। तो वह कॉलेज इस तरह के प्रोग्राम गवर्न करता है या नहीं करता है, ये भी जानना आपके लिए काफी जरूरी है। इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है या लीगल प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए आपका कॉलेज खड़ा होगा या नहीं होगा, ये बात भी काफी मायने रखती है। इन सभी बातों को ध्यान में अगर हम रखें तब हमको कॉलेज डिसाइड करने में और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट है वर्कशॉप ट्रेनिंग होता है कि नहीं, समय समय पे वो कॉलेज मेडिकल से रिलेटेड वर्कशॉप कराता है कि नहीं, कई अपडेट करने के लिए आपको वहां बुलाया जाता है, आपकी ओपीडी को देखा जाता है, आपका सुपरविजन होता है या नहीं, लाइफ टाइम है या नहीं, ये भी आपको देखना काफी जरूरी है। इसके बाद से मेडिकल ट्रेनिंग के जो कैंप्स हैं क्या उसके लिए सपोर्ट होता है या नहीं, ये भी देखना आपको काफी जरूरी होता है। सीएमओ एनओसी ऑल इंडिया के लिए आपकी कॉलेज आपको सपोर्ट करता है कि नहीं, ये तमाम बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। अब देखो ये सारी बातें अगर आप जानेंगे समझेंगे तो आप बेहतर कॉलेज को सेलेक्ट कर पाएंगे, बेहतर मेडिकल इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ऑल इंडिया सपोर्ट, ऑल टाइम गाइडेंस, प्रॉब्लम सॉल्व इफ एनी, कोई भी हो, चाहे मेडिकल रिलेटेड हो या कोर्स से रिलेटेड हो, वर्कशॉप ट्रेनिंग लाइफ टाइम, मेडिकल ट्रेनिंग कैंप सपोर्ट, सीएमओ एनओसी या ये किसी के अधिकारी के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो वह सॉल्व होता है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें आप चाहते हैं तो आपके लिए पूरे इंडिया में एक ऐसा कॉलेज है जो आपको सपोर्ट करता है, उसका नाम है एसएसटी इंस्टीट्यूट। एसएसटी इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। यहां से कोर्स करने के बाद आपको किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का शंका, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, इंडिया समेत पूरी दुनिया जानती है कि एसएसटी इंस्टीट्यूट अपने आप में स्टडी ऑफ क्वालिटी के लिए, ट्रेनिंग के लिए अपने आप में बेस्ट है। आज बाहर के देश, बाहर के काउंसिल भी इसी वजह से आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट को प्रीफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 8 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखा तो आप समझ पाएंगे कि आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। देखो ये प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बाद में आपके सामने आते हैं, लेकिन उन सब चीजों का मैंने जिक्र किया। तो सीएमएससीडी अगर आप करना चाहते हैं, नेचुरोपैथी करना चाहते हैं, फर्स्ट एड का कोर्स करना चाहते हैं, डीएनवाईएस या डीएनवाईएस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एसएसटी इंस्टीट्यूट, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा, काफी फायदेमंद साबित होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीएमएसईडी कोर्स करने में कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है? तो डियर स्टूडेंट, सीएमएसईडी कोर्स करने में जो समय लगता है वह 2 साल का समय लगता है। यह 24 महीने का कोर्स होता है, लेकिन आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि 1 साल में ये पूरा हो जाएगा, 1.5 साल में ये पूरा हो जाएगा, बट वह टोटल गलत है, रॉन्ग है। अगर न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2 साल से नीचे का अगर कोई भी कोर्स कराता है आपको और वह 2 साल से कम की डिग्री या सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करता है तो वह कोर्स बिल्कुल फेक होगा, फर्जी होगा। तो कम से कम इसमें 2 साल यानी 24 महीने की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और साथ ही आपको 4 सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट करना अनिवार्य होता है। यदि आपने 2 साल रेगुलर क्लासेस किया, अटेंड किया, वर्कशॉप किया, असाइनमेंट किया, केस स्टडी किया, ओपीडी किया, ये तमाम चीजों को करने के बाद आप 4 सेमेस्टर को पास कर पाते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। देखिए हर 6 महीने बाद आपका 1 सेमेस्टर एग्जाम होता है। तो 1 साल में कितने एग्जाम होंगे? 2 एग्जाम होंगे, 2 सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे। 2 साल में आपको 4 एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। कोर्स जो होता है वह हिंदी और इंग्लिश में होगा, आप उसे पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजी वे में आप पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड की सुविधा उपलब्ध होता है और दोनों ही मोड जो है आपके रेगुलर मोड के कोर्सेज होते हैं। प्रॉपर ओपीडी आप कर पाएंगे और वो भी जो है एमबीबीएस डॉक्टर के सुपरविजन में। ओपीडी करना काफी जरूरी होता है, केवल किताब से आप सीख लिया, आपने केवल बुक से आपने पढ़ लिया तो आप जो है एक प्राइमरी हेल्थ वर्कर नहीं बन सकते, आप एक अच्छा मेडिकल सेवा देने वाले कैंडिडेट या मेंबर्स नहीं बन सकते।
तो आपका सुपरविजन जरूरी है, और वो भी एक ट्रेन डॉक्टर के अंडर में, जो आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट में मिल जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे, प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग भी होना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप मेडिकल ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक आप जो है उन बीमारियों को नहीं समझ पाएंगे, दवाओं को नहीं समझ पाएंगे, और फिर इस नेचर को नहीं समझ पाएंगे, तो आपको दिक्कत होता है। सीएमएसीडी कोर्स जो होता है यह एक डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है 2 साल का। इसे करने के बाद ही आपको सीएमएसईडी का सर्टिफिकेट मिलता है। सीएमएसईडी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जो है ये कोर्स डिजाइन किया गया है, यह कोर्स बनाया गया है, जो पूरी दुनिया में अप्रूव्ड है, और इसे कोर्ट के द्वारा भी और इंडिया में भी मान्यता है। प्राइमरी हेल्थ केयर का डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है, ये आपको मिल जाता है अगर आप एसएसटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। तो सीएमएसईडी कोर्स करने में कितना वक्त लगेगा, क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें आपने देखा और समझा कि एनओसी फ्रॉम सीएमओ के द्वारा भी ये जरूरी होता है, क्योंकि कोर्स करेंगे तो यह भी जरूरी होगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो सीएमएसईडी का कोर्स का जो समय पूछा था आपने, वह होगा 2 साल का होगा, 4 सेमेस्टर होंगे, हर 6 महीने बाद एक एग्जाम होगा, कोर्स हिंदी इंग्लिश में होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड की सुविधा उपलब्ध है। ओपीडी और मेडिकल ट्रेनिंग जो होगा एमबीबीएस डॉक्टर के सुपरविजन में होगा, और डिप्लोमा लेवल को सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्यूमेंटेशन जो होता है कंप्लीट होता है कॉलेज के द्वारा, और एनओसी यानी कि कोई आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी के द्वारा मिले। देखो, जो भी जिले का जो अधिकारी होगा, जैसे मेडिकल की हम बात करेंगे तो वह चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके अंडर में आपको रहना है और उसकी जानकारी में आपको करना है, तो भाई उसकी सहमति बहुत ही जरूरी होती है। तो पूरे ऑल इंडिया में आपको इसके एनओसी आपको मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना काम कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन जो है वो पूछा था आपने कि सीएमएसीडी कोर्स की फीस कितनी होती है। अब फीस के बारे में बात कर ले तो डियर स्टूडेंट, देखो इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, जो फर्जी इंस्टीट्यूशन है या जो फेक इंस्टीट्यूशन है उनके जो है फीस काफी कम होते हैं, और इसी कम फीस के चक्कर में काफी लोग फंस जाते हैं, जिससे उन्हें आने वाले समय में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर एक राउंड फिगर की मैं बात करूं कि सीएमएसीडी कोर्स में कितनी फीस लगती है 2 साल के अंदर, तो ये लगभग मैं बात करूं 45,000 रुपए से लेकर के 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक इंडिया में लगता है। देखो, जितना बेहतर कॉलेज लेंगे, जितना बेहतर आप सुविधा लेंगे और जितनी अधिक से अधिक सपोर्ट लेंगे, तो वहां की फी जो होगी वो डेफिनेटली आपको महंगा होगा। अब देखो, 2 तरह की चीजें होती है। एक चाय आप फुटपाथ भी पे पीते हो, जो 5 रुपए में चाय पी लेते हो, और एक चाय बहुत ही अच्छे जगह पे जाते हो, 5 स्टार में जाते हो, तो वहां पे वही चाय 5,000 रुपए की मिलती है। लेकिन दोनों की क्वालिटी में अंतर होता है, दोनों की हाइजीनिक में अलग अलग डिफरेंट होता है। ठीक उसी तरह से इन कोर्सों में भी है। जो कॉलेज, जो इंस्टीट्यूट आपको सुविधाएं देगा, डेफिनेटली उनके चार्ज अधिक होंगे। तो आप कोशिश करिए कि सस्ते के पीछे कभी ना भागे, और परेशानी अगर आप सस्ते फीस की तरफ जाएंगे तो समझ लीजिए इन फ्यूचर आपको सस्ते में मुसीबत मिलेगी और प्रॉब्लम्स मिलेगा। डिफरेंट टाइप की फीस जो है मैंने पहले ही बताया कि अवेलेबल में इंडिया में, लेकिन एक राउंड फिगर की मैं बात किया तो वह 45,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की फीस इंडिया में लोग लेते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा। लेकिन अगर हम एसएसटी इंस्टीट्यूट की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ जो आपकी फीस लगती है वो काफी नॉमिनल फीस लगती है। ये यहाँ पर आपको तमाम तरह की सुविधाएं भी मिल जाती हैं और कोर्स इजी वे में आप कर सकते हैं। एसएसटी इंस्टीट्यूट में आप जो फी होगा वो सेमेस्टर वाइज पेमेंट कर सकते हैं, आप उसे वन टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वन टाइम अगर पेमेंट करते हैं तो आपकी फी में और भी छूट हो जाता है और भी आपकी फी कम हो जाती है। तो मोस्टली देखा गया है कि स्टूडेंट्स वन टाइम फी पेमेंट करते हैं, या यदि कोई किसी तरह की दिक्कत आई तो वो 2 या 3 बार पेमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके साथ थोड़ी सी और प्रॉब्लम है तो आप सेमेस्टर वाइज पेमेंट कर लेते हैं, यानी 4 बार में आपको पूरा पेमेंट देना होता है। पार्ट टाइम अगर फी पेमेंट करते हैं उसमें भी आपको 4 मौके मिलेंगे, 4 बार में आप इस पेमेंट को कर सकते हैं, यानी उसे हम कह सकते हैं सेमेस्टर वाइज आपको पेमेंट करना है।
बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है एसएसटी इंस्टीट्यूट, जहां से एक अच्छी ट्रेनिंग आप पा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन ओपन हो चुका है, आप चाहें अगर इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। CMSCD कोर्स एक बेहतर कोर्स है जिसमें एलोपैथ की दवाइयां इत्यादि के बारे में बताया जाता है, मरीजों के बारे में, बीमारी के बारे में हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बताई जाती है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वह है CMSCD कोर्स का सिलेबस क्या है। CMSCD कोर्स जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इन 4 सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, आपको क्या पढ़ाया जाता है, किस चीज की ट्रेनिंग होगी, ये बात भी जान लेते हैं। तो अगर सिलेबस की हम बात करें तो पहले सेमेस्टर में आपको मिलता है बॉडी ऑफ एनाटॉमी, यानी बॉडी ऑफ एनाटॉमी के बारे में आपको लर्न करना होता है। फिर नेक्स्ट जो होता है ड्रग एंड डिजीज के बारे में आपको लर्न करना होता है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन के बारे में आपको पढ़ना होता है। डिजीज डायग्नोसिस एंड मेडिसिन के बारे में आपको स्टडी करना होता है। ट्रीटमेंट विद एक्सपर्ट सुपरविजन की जानकारी आपको करनी होती है। ओपीडी विद एमबीबीएस डॉक्टर का ये जो होता है प्रैक्टिस जो होता है प्रैक्टिकल होता है, ये करना होता है। प्रैक्टिस विद CMSED ड्रग, और जो प्रैक्टिस आपकी होती है उसमें CMSED ड्रग क्या है इसकी जानकारी आपको लेनी होती है। ये तमाम चीजें करने के बाद आप जो है एक CMSED या प्राइमरी हेल्थ वर्कर के लिए सर्टिफाइड होते हैं और पूरी इंडिया में आप अपनी सेवा दे सकते हैं। तो CMSCD कोर्स अपने आप में एक बेहतर कोर्स है, एक बेहतर एलोपैथ का डिप्लोमा कोर्स है, जिसे करने के बाद आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मेडिकल सेवाएं दे सकते हैं, लोगों का इलाज कर सकते हैं, उन्हें उनकी सेवा कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, CMSCD कोर्स के बाद डॉक्टर लिख सकते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि CMSCD कोर्स हमने तो कर लिया सर, क्या हम डॉक्टर लिखने के लिए ऑथोराइज हैं, क्या हम डॉक्टर लिख सकते हैं? चलिए मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, इस पॉइंट्स को जरा देखिए। सबसे पहले जानिए कि CMSED कोर्स किस तरह का कोर्स है। तो CMSED कोर्स जो है एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, एक डिप्लोमा मेडिकल कोर्स है, ठीक है। दूसरा, प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी आपका जो है ये जो है जो प्राइमरी हेल्थ केयर की के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। पूरा नाम भी होता है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग, इसका पूरा नाम होता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए आप CMSCD का कोर्स करते हैं, 2 साल का वक्त लगता है। इसमें आपको प्रैक्टिस जो करते हैं एक्सपर्ट के साथ करते हैं, ठीक है, यानी एक्सपर्ट का होना अनिवार्य माना गया है लीगली। अब बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है, से विलेज डॉक्टर। अब देखो इन्हें विलेज गांव का डॉक्टर भी कहा जाता है, बट गांव का डॉक्टर कहा जाता है मेडिकल सेवा देने के लिए, यानी जितने भी प्राइमरी हेल्थ वर्कर हैं उन्हें विलेज डॉक्टर कहा जाता है और पब्लिक जो है अमूमन उन्हें डॉक्टर शब्द कह करके संबोधित करती है। अब देखो जब पब्लिक कोई शब्द कहती है उस पे आप अंकुश नहीं लगा सकते, लेकिन जहां अगर लीगल की हम बात करें कि क्या वास्तव में हम कोर्स करने के बाद ये लिख सकते हैं या नहीं, तो ये एक टेक्निकल बात फंसती है, उसे भी हम बता रहे हैं आपको। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप क्या हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा आप देते हैं, न कि आप जो है एक अलग तरह की सुविधा देते हैं जैसे एक MBBS या MD डॉक्टर देता है। अगर लीगली हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ, तो लीगली CMSED कोर्स के बाद आप अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है, जितने लोग CMSED कोर्स, इस समय लाखों की संख्या में इंडिया में CMSED वर्कर हैं और वे सभी CMSED डॉक्टर के नाम से ही जाने जाते हैं। अब एक पॉइंट्स और मैं बताऊं कि अगर लीगल पॉइंट्स की हम बात करें तो MBBS का कोर्स करने के बाद भी आपको डॉक्टर लिखने का राइट नहीं है। अगर लीगल की बात करें, कानून की बात करें, तो इंडिया में आप PhD करने के बाद ही डॉक्टर शब्द लिख सकते हैं। MBBS BDS करने के बाद, होम्योपैथ करने के बाद, आयुर्वेद करने के बाद डॉक्टर शब्द लिखने का राइट नहीं है। तो यानी जो MBBS डॉक्टर भी अगर वह डॉक्टर शब्द लिखता है तो वह भी उसे राइट नहीं है, बट उसका प्रोफेशन ऐसा है, उसकी जो वर्क नेचर है
उस वर्क नेचर के आधार पर यह पब्लिक उसे डॉक्टर शब्द कहने लगती है और धीरे धीरे वह उनके रिटेन में भी आ जाता है। तो नॉर्मली अगर लीगली हम बात करें तो आप सीएमएसईडी कोर्स का के बाद आप डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक कहती है, जैसे सबको कहती है, वैसे एज ए आप डॉक्टर ही कहे जाते हैं। आप गांव के डॉक्टर कहे जाते हैं, नॉर्मल डॉक्टर कहे जाते हैं, इलाज वाले डॉक्टर जो भी। तो ये चल रहा है और लोग कहते हैं, इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन लीगली देखा जाए तो राइट नहीं है, आप नहीं लिख सकते। चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि कब, क्यों और कैसे, वो सभी बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपने पूछा था कि सीएमएसईडी कोर्स के बाद अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं। तो देखो सीएमएसईडी कोर्स करने के बाद आप क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं, ये भी क्वेश्चन अपने आप में टेक्निकल है, क्योंकि यहां जो क्लिनिक शब्द है, तो क्लिनिक शब्द के लिए इंडिया में आपको क्लिनिक एक्ट का पालन करना होता है। यानी जो मेडिकल के लिए लॉ बनाए गए हैं उसमें क्लिनिक एक्ट है, हॉस्पिटल एक्ट है, तो उसके लिए आपको इनके जो नॉर्म्स है उसे आपको फॉलो करने होते हैं। अब देखिए सीएमएसईडी कोर्स के बारे में जो जानकारियां होती हैं, जिस आधार पर लोग बात करते हैं क्लिनिक की, तो क्लिनिक शब्द ही अपने आप में अलग है। अब देखो सीएमएसईडी करने आपने क्या किया, एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स किया, डिप्लोमा मेडिकल कोर्स है आपका। आपने प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ये कोर्स कंप्लीट किया है, आपने प्रैक्टिस किया है एक एक्सपर्ट के अंडर में, आपने हेल्थ केयर सेंटर ओपन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें प्राथमिक उपचार सेवा केंद्र और क्लिनिक शब्द ये दोनों अंतर है। तो आप अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तो ओपन कर सकते हैं, बट उसे क्लिनिक का नाम नहीं दे सकते। जैसे ही आप उसे क्लिनिक का नाम देंगे तो क्लिनिक एक्ट का आपको पालन करना होगा, और क्लिनिक एक्ट का पालन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि सीएमएसईडी में आप एक सेंटर अपना ओपन डाल सकते हैं, जहां पे आप मरीजों की सेवा कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप इसे ही क्लिनिक समझते हैं तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। सेंटर और क्लिनिक दोनों में अंतर है और काफी डिफरेंस है। अगर लीगल लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों में काफी अंतर है। तो हेल्थ केयर सेंटर आप ओपन कर सकते हैं, बट क्लिनिक आप ओपन नहीं कर सकते। अब देखिए आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, ये भी हमें बात को ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्राथमिक उपचार देने के लिए जो है हमारी योग्यता है, हम अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। क्लिनिक शब्द जो है ये क्या, ये अपने आप में एक हॉस्पिटल को या फिर एक ऐसे प्लेटफॉर्म को इंडिकेट करता है जहां पे तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं। लेकिन अगर आप क्लिनिक शब्द लेते हैं तो एक तरह का एक जो मैसेज आता है वह जो जाता है कंप्लीट फैसिलिटीज का मैसेज जाता है, जो लीगली अगर देखा जाए तो सीएमएसईडी के लिए वैलिड नहीं है। अब लीगली हम बात करें, सेंटर ओपन करेंगे तो आप जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन कर सकते हैं, बट उसे आप क्लिनिक का नाम नहीं देंगे, ये होगा सेंटर। जो कुछ लीगल पॉइंट्स है उसे आप जरूर जानना चाहिए। तो अक्सर अगर कोई क्वेश्चन करता है कि सीएमएसईडी कोर्स करने के बाद आप क्लिनिक खोल सकते हैं, तो इसका लीगली आंसर क्या होगा कि आप नहीं खोल सकते हैं। लेकिन क्या आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल सकते हैं? एस, लीगली इसे आप खोल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना तो कोई आपको डीआई परेशान करेगा, ना तो आपको कोई सीएमओ परेशान करेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट जो है हॉस्पिटल एक्ट और क्लिनिक एक्ट के अंतर्गत हो रहा है, तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही। और आज भारत में तमाम लोग इसी के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम तो होता नहीं है, और जहां से उन्होंने कोर्स किया वो भी उन्हें नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें खुद ही जानकारी नहीं होती है कि क्लिनिक एक्ट क्या है, हॉस्पिटल एक्ट क्या है और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर क्या है। इसमें वास्तव में डिफरेंस क्या है वो उन्हें भी नहीं पता होता है। वह सेंटर को ही क्लिनिक कह देते हैं, क्लिनिक को ही जो है वो तमाम चीजों का नाम दे देते हैं। तो ये बातें आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो सीएमएसईडी कोर्स करने के बाद आप अपना सेंटर जरूर ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिक नहीं खोल सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सीएमएसईडी कोर्स के बाद सीएमओ का एनओसी मिलेगा? अब देखो यहाँ एनओसी क्या होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब देखो
सीएमओ जो है आपको एनओसी क्यों देने लगा? सीएमओ ये एक बहुत बड़ा गुमराह करने का कार्य किया जाता है, आपको बताने का कार्य, क्योंकि जो फैक्ट है, जो रूल्स है, जो लॉ है, कोई भी आपको नहीं बताता है कि वास्तव में क्या है। अब देखिए इस बात को समझ लीजिए। देखिए यू आर सीएमएसी, इट मींस कि आप क्या है, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस विद इसेंशियल ड्रग्स की, यानी आप क्या है, जस्ट लाइक ए हेल्थ वर्कर है। क्या है सर? हेल्थ वर्कर है। यू आर एक्सपर्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ वर्कर, आप किसके लिए एक्सपर्ट है या फिर योग्य है? तो आप प्राइमरी सेवा देने के लिए या जो प्राथमिक चिकित्सा सेवा होती है वो देने के लिए एज ए आप हेल्थ वर्कर हैं, ना कि कोई ऑफिसर है, ना कि कोई लीगल हम कह सकते हैं कि आप मेडिकल का कोई पोस्ट है। लेकिन यहां सीएमएसईडी जो प्रोवाइड करता है वो सीधा कहता है कि जस्ट लाइक ए यू आर ए हेल्थ वर्कर। ओके, अब कुछ चीजों को और समझ लीजिए। यू आर प्रॉपर ट्रेन हेल्थ वर्कर के लिए, यानी प्राइमरी हेल्थ के लिए आपको ट्रेन किया गया है, आपने 2 साल पढ़ाई किया हुआ है। ठीक है। हेल्थ केयर सेंटर ओपन इन विलेज, आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आप हेल्थ केयर की सुविधा यानी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं, प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। होता क्या है कि देखो आज भारत में जिस तरह से पॉपुलेशन है, जिस तरह से आबादी है, दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है, सैकड़ों किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती हैं। और इस परिस्थिति में उन्हें जिंदा रखने का कार्य एक प्राइमरी हेल्थ वर्कर करता है। सीएमएसईडी कोर्स जो है ये एक ऐसा कोर्स है जो ऑक्सीजन देने का काम करता है, जो मरने वाले व्यक्ति को कुछ देर तक जीवित रखने का कार्य करता है, तब तक वह हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो सीएमएसईडी का कोर्स अपने आप में एक बेहतर कोर्स है और एक इंपॉर्टेंट है, वो आपकी जिंदगी को बचाने का। तो एनओसी का मतलब ये हुआ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कहने का तात्पर्य इसमें क्या है कि जब आप काम करेंगे, भाई जाहिर सी बात है कि आप ड्रग का इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, एलोपैथ दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, तो आप जिस जिले में काम कर रहे हैं तो वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारे जिले में सीएमएसईडी वर्क कर रहा है। सीएमएसईडी कहां पे सेवा दे रहा है, ये तमाम एफिडेविट, तमाम सारी चीजों को आपको सीएमओ के पास प्रेजेंट करना होता है। सीएमओ उसे चेक करता है, वेरीफाइड करता है। अगर वह सही कॉलेज से हुआ, हर एक चीज प्रॉपर में पाया गया, तो सीएमओ क्या करता है, आपसे एक एफिडेविट लेता है और उस आधार पर आपको परमिशन मिल जाता है। यही आपका एनओसी होता है। लेकिन यही एनओसी लगभग हम बात करें तो अगर 100 सीएमएसईडीज आ रहे हैं, उनमें से 5 लोगों को ही मिल रहा है। अभी कई जगह की मैं बात करूं, यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स केरला के थे, कुछ स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के थे, कुछ स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के थे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वहां पे कॉलेज ने पूछा कि आखिर किस आधार पे आप इन्हें रोक रहे हैं। उनका लेटर आया, कॉलेज ने उसे वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद फिर जैसे ही वो सेटिस्फाई हुए वैसे उन्हें परमिशन मिल गया और वे आज अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि सीएमओ को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आपको यह विश्वास दिलाना होगा कि आप जो भी वर्क करेंगे वह सीएमएसईडी जो ड्रग है उसी ड्रग के साथ आप काम करेंगे। आप उन ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें खतरों की बात आती है, या उन ड्रग के लिए आप ऑथोराइज नहीं है, उस ड्रग्स का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सारी चीजें होती हैं। यही सीएमओ का जो एनओसी होता है, तो हम ये कह दें कि ये सारे डॉक्यूमेंट पूरा करने के बाद सीएमओ की तरफ से एस होता है और आप अपनी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद न तो आपके यहाँ किसी डीआई का यानी ड्रग इंस्पेक्टर का छापा पड़ेगा, ना ही सीएमओ का आपके यहाँ रेड पड़ेगी, किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन जब आप सीएमएसईडी कोर्स में जो चीज बताई गई उसके लिमिट को क्रॉस करेंगे, उसके रूल को तोड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके यहाँ रेड पड़ेगी। डेफिनेटली डीआई भी आपके यहाँ जांच कर सकते हैं और फिर आपको मे बी पॉसिबल, यदि आपने नियमों का उल्लंघन किया है तो आपको जेल जाने की नौबत भी आती है। अब देखो क्या, अब जरा एक पॉइंट्स और भी मेरा बता देना जरूरी हो जाता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर
अगर वो भी अपनी लिमिट क्रॉस करता है, वो भी लिमिट क्रॉस करता है या अपने प्रोफेशन से हट के कुछ काम करता है, तो उस पर भी कार्रवाई होती है और उसे भी जेल जाना पड़ता है। तो सीएमए सीडी हो या एमबीबीएस हो, दोनों के लिए जो है रूल्स हैं वो एक समान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक रूल को फॉलो करना होगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या सीएमएस ईडी वाले झोला छाप डॉक्टर कहलाते हैं? अब इस तरह का क्वेश्चंस जो पूछा जाता है, तो देखिए ये अपने आप में एक काफी पेनफुल वर्ड्स है, झोला छाप डॉक्टर। आप किसी व्यक्ति को, जो बंदा 2 साल तक उसने ट्रेनिंग किया, 2 साल तक उसने पढ़ाई किया, आप उसे झोला छाप नहीं कह सकते। और इसी पर जैसे अगर आप झोला छाप कहते हैं तो एक मानहानि करते हैं, और इंडिया में ऐसे व्यक्ति पर मानहानि का केस दायर किया जा सकता है। ऐसे 2 से 3 घटनाएं सामने आई कि झोला छाप कहने पर उनको सजा भी मिली और मानहानि का मुकदमा भी हुआ। तो किसी भी एक्सपर्ट को आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लीगली बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा संविधान आपको राइट देता है, ऐसा आपको लीगल एक्ट जो है, किसी को टंट करना, ये सब तमाम तरह की चीजें जो लीगली है वो अधिकार आपको देते हैं। तो कोई भी सीएमएस ईडी वाला, पहली बात तो वो अनट्रेंड नहीं है, और जो व्यक्ति अनट्रेंड नहीं है उसे आप झोला छाप नहीं कर सकते। अब एक एमबीबीएस को हम झोला छाप कह दें, अब एक सीएमएस ईडी वाले को झोला छाप कह दें, तो ये तो अपने आप में एक तरह की गाली होती है। इस पर जो है ये जो स्वतंत्र जो हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों का हनन भी होता है, हमारे राइट्स का भी हनन होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आप प्रॉपर ऑथोराइज हैं, प्रॉपर सर्टिफाइड है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का करता है तो आप उसे कोर्ट का दरवाजा दिखा सकते हैं, उसे सजा दिलवा सकते हैं, और इवन उसे जुर्माना भी हो सकता है। तो देखो, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हो और कोई भी व्यक्ति आपका अपमान नहीं कर सकता। सीएमएस ईडी वाले जितना वर्क करते हैं उतना लगभग अन्य की अगर तुलना की जाए तो उनके अलावा नहीं कर पाते। वजह क्या है? प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं देना सीएमएस ईडी का काम होता है। किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उतने समय तक जीवित रखना एक सीएमएस ईडी वाला ही कर सकता है। हर जगह एमबीबीएस डॉक्टर अवेलेबल हो, हर जगह एक्सपर्ट डॉक्टर अवेलेबल हो, इंडिया में अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। जितने डॉक्टर्स की जरूरत है उसकी देखा जाए कि भाई इतनी इनकी संख्या और पॉपुलेशन को देखा जाए तो हम बहुत ही छोटे नजर आते हैं, और इस कंडीशन में सीएमएस ईडी एक वरदान साबित होता है और एक बेहतर व्यवस्था साबित होती है। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल के लिए वो अभी काफी वीक है, काफी कमजोर है, जिसकी रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं सीएमएस ईडी है। अगर सीएमएस ईडी आज अपना काम करना बंद कर दे तो पूरे भारत में हाहाकार मच जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलना बंद हो जाएगा। तो आप देखो, किसी भी व्यक्ति को झोला छाप नहीं कर सकते, इस बात को तो आप निकाल लीजिए। अगर आप सर्टिफाइड हैं तो, अगर आपको मालूम है कि आपने क्या किया है, ये बेहतर आप ही जान सकते हैं। देखो, आप क्या है, यू आर ए एक्सपर्ट। किस चीज के एक्सपर्ट हैं? प्राइमरी हेल्थ वर्कर। आप स्वास्थ्य सेवा देने के लिए एक्सपर्ट है, आपने प्रॉपर पढ़ाई किया है, आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, आप एक ट्रेन्ड पर्सन है, अनट्रेन्ड नहीं है, ठीक है। और जब ट्रेन्ड व्यक्ति को आप गाली नहीं दे सकते, आप उसे फेक या झोला छाप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, डॉक्टर शब्द जो लगाना है, डॉक्टर तो लीगली अगर हम बात करें तो एमबीबीएस की डिग्री जिसे मिलती है वो भी जो है वह लीगल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर शब्द लगाने का जो राइट है वो सिर्फ पीएचडी को है, और पीएचडी के अलावा कोई भी डॉक्टर शब्द नहीं लगा सकता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसने एमबीबीएस किया, बीडीएस किया, वह भी लीगली वह डॉक्टर शब्द नहीं लगा सकता, बट लगाते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन, उनका नेचर इस बात की इजाजत देता है। अब देखो, कुछ बातों को और भी आप देख लीजिए। सीएमओ का एनओसी मिल गया, उन्होंने लीगली एस कहा, और आप उनकी सुपरविजन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनकी सुपरविजन में आप अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां है? आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आपको झोला छाप कहने वाले व्यक्ति को बस बड़े ही मजबूती के साथ, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो निश्चित रूप से आपको उसे कोर्ट का दरवाजा दिखाना चाहिए और जेल का दरवाजा खोल देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे और सब चीज जान पा रहे होंगे। सीएमएस ईडी को कोई भी फेक हेल्थ केयर नहीं कह सकता, हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं कह सकता, उसे कोई फेक डॉक्टर नहीं कह सकता।
अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या सीएमएस-ईडी वाले सुई लगा सकते हैं? इस तरह की बात करें, सीएमएस-ईडी वाले सुई लगा सकते हैं कि नहीं? अब जरा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात सोचिए। जब तक आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ काम करते थे, एमबीबीएस डॉक्टर पर्चा लिखता था, आप जाते थे, आप जो है बॉटल चढ़ा रहे हैं, आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, आप आईवी लगा रहे हैं, आप आईएम लगा रहे हैं, वहां कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको प्रॉब्लम्स होने लगती है, आप पर जो है नियम और कानून का जो तलवार होता है वो लटकने होता है। तो ये एक दोहरी चाल है, और इसी चाल को खत्म करने के लिए, इसी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सीएमएस-ईडी का प्रयोग किया गया, और इस कोर्स को डब्ल्यूएचओ ने जारी किया। डब्ल्यूएचओ ने ये कहा कि भाई जब तक वह हेल्थ वर्कर आपके साथ वर्क कर रहा था तब तक तो आप सारा कुछ ले रहे हो, वो हर कुछ कर रहा है, डॉक्टर सिर्फ पर्चा लिख रहा है, बाकी जो है वो जो व्यक्ति जो हेल्थ वर्कर है उनका, जिसे हम कह सकते हैं एज ए कंपाउंडर, नर्स, ये सब क्या करते, सारा काम तो हॉस्पिटल का ही संभालते, दवा देने से लेकर के बॉटल चढ़ाने से, ग्लूकोज चढ़ाने से लेकर, इंजेक्शन देने से लेकर सब कुछ करते हैं। वहां तो ये करते हैं, जबकि ना तो वहां पर उनके पास कोई सर्टिफिकेट है और ना ही कोई जो है उन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है, फिर भी वो इंजेक्शन लगा रहे। अब जरा सोचिए कि क्या सीएमएस-ईडी करने के बाद भी आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते? तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि यू आर ए सीएमएस-ईडी, यू आर सर्टिफाइड, आप एक सर्टिफाइड प्राइमरी हेल्थ वर्कर हैं, आपको वो सब राइट है, और एक आप ट्रेंड व्यक्ति हैं, आप अनट्रेंड नहीं है, आप एक ऐसे हेल्थ वर्कर हैं जिसमें सुई और दवा का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, और आपको प्राथमिक सेवा देना। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दर्द से तड़प रहा है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और आपने ये कह दिया कि भाई सीएमएस-ईडी वाले सुई नहीं लगाएंगे, चलो भाई ठीक है, हम नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आप मुझे इस बात को रोकते हो, मैं एक बड़ी व्यवहारिक बात कर रहा हूं आपसे, और अचानक कोई कहता है कि हाँ भाई कोई यहाँ पे बंदा हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसे ये इंजेक्शन लगवा दीजिए, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि भाई इसे जो है डाइक्लो लगा दो, ठीक है, या इसको डाइक्लोफिनेक का एक इंजेक्शन लगा दो, दर्द इसका आराम हो जाएगा। अब वहां तो सीएमएस-ईडी वाला हाथ खड़ा कर देगा, नहीं भैया हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें तो राइट ही नहीं है, आप तो मुझे रोकते हो। अब बताओ, सोचो जरा कि उस समय क्या कंडीशन होगी, वह व्यक्ति हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ देगा, उसकी मौत हो जाएगी। तो जो आपने क्वेश्चन किया, क्या सीएमएस-ईडी वाले सुई लगा सकते हैं? बेशक लगा सकते हैं, दुनिया में हर जगह यह जो है लीगल है, आप इसे रोक नहीं सकते। हम लॉ की बात करें, उसमें भी आपको राइट है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपने 2 साल तक यही तो काम किया, और 2 साल तक काम किया है, उसमें भी दवाइयां रखी गई हैं। जो भी दवाइयां आपको बताई जाती हैं, उन दवाओं के बारे में आप जानते हैं। अब आपका क्वेश्चन होता है कि सर आपने दवा तो, इंजेक्शन तो लगा दिया, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई साइड इफेक्ट होता है, तो क्या करेंगे? भाई 2 साल तक जो व्यक्ति सीखा है, वह व्यक्ति यह भी सीखा होगा कि अगर कोई दवा इस तरह से रिएक्ट करती है तो हमें क्या करना होगा। देखो, हर चीज जो कॉपी में लिखा हुआ है, जो बुक में, जो लॉ में लिखा हुआ, वो कुछ, उसकी बात को देखें और प्रैक्टिकल की बात देखें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि सीएमएस-ईडी वाले सुई लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, आप बिल्कुल सुई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां मकसद है किसी की जान बचाना, यहां मकसद है किसी व्यक्ति के दर्द को समाप्त करना, यहां मकसद है किसी व्यक्ति को स्वस्थ करना। तो उसके लिए अगर जरूरत पड़ती है तो आप इंजेक्शन लगाने की, तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारत का कानून भी इसकी इजाजत आपको देता है, वो आपको इससे नहीं रोक सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या सीएमएस-ईडी वाले मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं? यहां पे एक टेक्निकल बात फंसती है कि क्या सीएमएस-ईडी वाले मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कुछ नियम्स हैं, कुछ लॉ है, कुछ रूल्स हैं, कुछ लाइसेंस है, उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो आप जान लीजिए कि आप एक सीएमएस-ईडी है। क्या है? आप सीएमएस-ईडी है। आप एक डी फॉर्म नहीं है, आप एक बी फॉर्म नहीं है, यानी आप डी फार्मा नहीं है, आप बी फार्मा नहीं है, आप क्या है? सीएमएस-ईडी है। चलिए दूसरे पॉइंट को जरा समझिए। आप जो है एक एक्सपर्ट हैं। कैसे एक्सपर्ट हैं? प्राइमरी हेल्थ वर्कर, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए आप एलिजिबल हैं, राइट।
अब बात कर लेते हैं, आप जो है प्रॉपर ट्रेंड है, आप प्रॉपर ट्रेंड है, आपको ट्रेन किया गया है, किसके लिए तैयार किया गया है? प्राथमिक सेवाओं को देने के लिए तैयार किया गया है। अगला पॉइंट, आप क्या है? तो एक हेल्थ वर्कर है। आप क्या है? एक हेल्थ वर्कर है, ना कि फार्मासिस्ट है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट से, आप क्या है? आपको क्या, यू आर ए एक्सपर्ट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, केयर के लिए आपको तैयार किया गया है। आप उसकी कड़ी है, मेडिकल की एक कड़ी है। अब देखिए सीएमओ के द्वारा भी आपको एनओसी मिला हुआ है, लीगली उन्होंने एस भी कहा है, लेकिन क्या सीएमओ ने यह कहा कि आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं? तो यहां भी एक पॉइंट देखिए, आप मेडिकल स्टोर खोलना और अपनी प्रैक्टिस के लिए दवा रखना, ये दो अलग अलग बातें होती है। मेडिकल स्टोर की अगर जहां बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने XYZ मेडिकल स्टोर खोल दिया, नाम लगा दिया, और आप उसमें दवाइयों को स्टोर करने लगे, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आप डीफार्म नहीं है, आपको डीआई का लाइसेंस नहीं है, उनका किसी तरह का ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, अगर आपने खोल दिया तो फिर आपको जेल जाने का रास्ता खुल जाएगा। यानी आप मेडिकल स्टोर खोलने के अधिकारी नहीं हैं। आप CMS-ED के सर्टिफिकेट पर आप मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते। तो अब सवाल होगा कि सर अगर मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते तो फिर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, लोगों की दवाएं कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेडिकल स्टोर खोलना आपके लिए जरूरी है या अपनी प्रैक्टिस के लिए दवाओं को रखना जरूरी है? दोनों अलग अलग बात है। तो आप अपनी जो CMS-ED के लिए जो इसेंशियल ड्रग्स हैं उसे आप रख सकते हैं, उसे आप रख सकते हैं अपने सेंटर पे रख सकते हैं, जो भी जहां पे आप सेवाएं देते हैं वहां रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, डीफार्म की डिग्री की जरूरत होती है, डी फार्मा, बी फार्मा और प्रॉपर DI इंस्पेक्टर के लेटर्स की आवश्यकता होती है। तो उन दवाओं को अगर आप रखते हैं जिन्हें आपको राइट भी नहीं है कि आप उन दवाओं को प्रैक्टिस करेंगे, उन दवाओं की प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, तो उन दवाओं को रखना इलीगल हो जाता है, अवैध हो जाता है और फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दवाइयां रख सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए दवा रख सकते हैं, टैबलेट रख सकते हैं, सिरप रख सकते हैं, ये तमाम चीजें आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उन दवाओं को स्टोर करने की बात, हाँ, स्टोर किस दवाओं को कर सकते हैं? यहां एक क्वेश्चन आता है, क्या हम इसेंशियल ड्रग्स को रख सकते हैं? डेफिनेटली रख सकते हैं, आप इन दवाओं को रख सकते हैं, लेकिन इन दवाओं के अतिरिक्त बहुत से ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो मेडिकल स्टोर का टर्म्स अलग हो जाता है और एक प्रैक्टिस करने का टर्म्स अलग हो जाता है। तो CMS-ED जो प्रैक्टिस करता है, तो जो उसकी एसेंशियल ड्रग है उसे वह रख सकता है और उसी आधार पर वह प्रैक्टिस कर पाता है, न कि वह दवाओं को स्टोर करके मेडिकल स्टोर से दवाइयां बेच सकता है। तो ये दोनों बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दवाइयां रख सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप उन दवाओं को जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है उन्हें यदि आप रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो वह इलीगल हो जाता है। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा था कि इसके बाद से और भी काफी क्वेश्चंस आपने पूछा, तो इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि CMS-ED ड्रग मेडिकल स्टोर लीगली जो आप कर सकते हैं वह एस, लेकिन कौन सा ड्रग, आप जो CMS-ED के लिए जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया वही ड्रग अर्थात दवा रख सकते हैं, आप इसके अलावा कोई भी दवा नहीं रख सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या CMS-ED वाले शहरी क्षेत्र में क्लिनिक खोल सकते हैं? देखिए, शहरी क्षेत्र में क्लिनिक खोलना और ग्रामीण क्षेत्र में क्लिनिक खोलना, दोनों के टर्म्स को अगर हम समझे तो देखिए दोनों जगह एज ए आप हेल्थ वर्कर, आप एक हेल्थ वर्कर काम करते हैं, तो अगर आप शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवा देते हैं तो आपके लिए और सुविधाजनक हो जाता है। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो यहाँ के कुछ रूल्स हैं, उसे आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो एक प्राइमरी हेल्थ वर्कर कहीं भी काम कर सकता है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सकता है, शहरी क्षेत्रों में काम कर सकता है, वह किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकता है, वह किसी भी एक्सपर्ट के सुपरविजन में कहीं भी काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आप एक प्रॉपर ट्रेंड है, आपने पूरा हर एक चीज को जाना है, सीखा है, समझा है।
आप एक एज ए हेल्थ वर्कर है, प्राइमरी हेल्थ वर्कर है, आपको उन तमाम बातों की जानकारियां हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। अब देखो, तो जब आप एक एक्सपर्ट हैं, एज ए एक्सपर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, तो आप शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, अपनी सेवाएं अच्छी तरह से दे सकते हैं। कहीं भी अगर शहरी क्षेत्र में आप दे रहे हैं या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, तो जहां भी आप अपनी सेवा देने के लिए अपनी जगह को आप निर्धारित कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपके सीएमओ को जरूर होना चाहिए, आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर को जरूर होना चाहिए। उनके पास पूरा आपका लेटर, आपका सर्टिफिकेशन, आपके रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपका जो भी जिस कॉलेज से किया, हर एक डॉक्यूमेंट आपके सीएमओ के पास होना चाहिए, तब जाकर के आप वहां पर काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि क्या एक सीएमएस ईडी वाले शहरी क्षेत्र में क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जो है आप खोल सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि और जो भी काम आप करते हैं वो किसी न किसी सुपरविजन के अंडर में ही करते हैं, चाहे वह एक्सपर्ट आपका एमबीबीएस डॉक्टर हो या कोई मेडिकल एक्सपर्ट हो, उसी के अंडर में करते हैं। लेकिन अगर सीएमएसईडी को जो डिजाइन किया गया है, ये मेनली उन जगहों के लिए किया गया है जहां पर अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप सीएमएसईडी के बाद अपनी सेवा देना प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से आप उन क्षेत्रों को चयन करें, उन स्थान का सिलेक्शन करें जहां पे आज भी मेडिकल की सुविधा नहीं है। वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और काफी बेहतर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे और तब तक आप अपने इन सभी डाउट्स के साथ अपने आप को ट्रेन कर चुके होंगे, क्योंकि अब तक मैंने आपके उन 12 क्वेश्चन का जवाब दिया है। ये 12 क्वेश्चंस जो आपके सामने थे, उन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैंने एक एक करके दिया है। यदि आपको कोई और डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन